अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से अपनी तमाम लोगों को इस्तीफ़े दिलाने का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है जनाब के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, जो हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं, लिहाजा हम इस ऐवान में नहीं बैठेंगे जहाँ का कायदे ऐवान शहबाज शरीफ होगा। और इस बारे में अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में जो आज बनी गाला में हुआ, इमरान खान साहब ने उसकी सदारत की। ना सिर्फ ये बल्कि इस इजलास में और भी बहुत सारे फ़ैसले किए गए हैं। अलबत्ता ये ज़रूर तय कर लिया गया है कि हुण इस्तीफ़े देने ने, और उसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पार्लिमानी पार्टी का भी एक इम्पॉर्टेंट इजलास आज अफ्तारी के बाद बनी गाला में तलब कर लिया गया है, जिसके अंदर इमरान खान साहब जो अरकान असम्बली हैं उनसे इस्तीफ़े वसूल करेंगे और जो कल जमा करा दिए जाएंगे नेशनल असम्बली में। क्योंकि PTI ये समझती है कि शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लिहाजा उनके लिए किसी भी सूरत हाल में ये ऑप्शन किसी भी सूरत कबूल उनको नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब पर आखिर PTI को एतराज़ क्या है, शहबाज शरीफ साहब से आखिर PTI को मसला क्या है। बतौर वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ साहब पर कोई एतराज़ात हैं तो वो एतराज़ात दाखिल कराए जा सकते हैं। कागज़ात नामज़दगी जिस वक्त जमा होती है और जो हो चुकी है, और उसके साथ एतराज़ात भी बाबर अवान साहब ने जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी तरफ से शहबाज शरीफ साहब के कागजात पर दाखिल करा दिए गए हैं। अब होना तो ये चाहिए था जनाब उन कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात हैं उस पर जो सेक्रेटेरिएट है उसके फैसले का इंतज़ार किया जाता, लेकिन उससे पहले ही ये वाला मामला कर दिया गया है। तीसरा सवाल जो सारी सूरत हाल में पैदा होता है, कानून का एक बुनियादी इस्तिलाह है जिसके अंदर ये कहा जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जुर्म साबित होने तक किसी को भी मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात कही जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, लिहाजा एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हों और वो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म इस मामले पर आयद होने वाली हो, वो किस हैसियत से पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का ताज अपने सर पे पहन सकता है। लिहाजा ये सूरत हाल हमारे लिए किसी भी तौर पर कबूल नहीं। इसके साथ साथ जो चौथा एलिगेशन लगाया जा रहा है वो यह है गैर मुल्की साजिश का, और उनका ये कहना है कि जी ये जो गैर मुल्की साजिश का खेल खेला जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान में रजीम चेंज करने के लिए गैर मुल्की ताकतों की मदद और आनत हासिल की गई है, ये सूरत हाल भी हमारे लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, और ये ख़त के मामले को हमने किसी भी सूरत ठंडा नहीं पड़ने देना। इसके साथ साथ ये जो PTI की कोर कमेटी है इसके इजलास में और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। ये इस सारी सूरत हाल पर तफसील के साथ आपके साथ बात करूँगा और पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ ये तमाम जो सवालात मैंने उठाए हैं इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब PTI को बतौर वज़ीर आज़म कबूल क्यों नहीं है, क्यों शहबाज शरीफ साहब एक नाइटमेयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और यहाँ पर मैं आपको इस पर बात करने से पहले आपको ये भी याद दिला दूँ कि कल जिस वक्त बैक चैनल राब्ते चल रहे थे जिसका जिक्र मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में किया, और कल जो मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि 3 वफाकी वज़रा बेल आउट पैकेज के लिए गए हैं किसी जगह पर रावलपिंडी में, और वहाँ पर जाके उन्होंने मदद मांगी है, और वहाँ पर भी जो ऑप्शन दिया गया था वो ये दिया गया था कि शहबाज शरीफ के अलावा किसी भी और को जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अपोजिशन बना दे, हम तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करा देंगे। मतलब वही शहबाज शरीफ ही मसला है जिसका जिक्र किया जा रहा था कल भी और उससे पहले भी। अब शहबाज शरीफ साहब की बुनियादी तौर पर अगर हम देखें जो उनकी थ्रू आउट पॉलिटिक्स रही है, और ख़ास तौर पर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर जो उनकी पॉलिटिक्स रही है वो एक सख्त गिर मुंतज़िम के तौर पर रही है। एक ऐसे मुंतज़िम के तौर पर उनकी शोहरत है जो हार्ड टास्क मास्टर है, जो अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाता है, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उसके एडमिनिस्ट्रेशनल ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चूँकि परफॉर्मर हैं वो परफॉर्मेंस देने का उनको पता है कि मैंने परफॉर्मेंस कैसे देनी है, मैंने किस तरीके से नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलना है, और वो लड़ाई झगड़े वाली उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, और काम से काम रखने वाला बंदा बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के लिए इस वक्त काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जब 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर किसी भी लेवल पर परफॉर्मेंस नज़र आना शुरू हो जाएगी तो इमरान खान साहब के लिए अपनी 4.25 साल की कारकर्दगी का जवाब देना मुश्किल होता चला जाएगा। अगर लोगों के मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर लोग इमरान खान साहब से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब लोगों के मसाइल में
कमी होगी, जब महंगाई में कमी होगी, जब बेरोज़गारी में कमी होगी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा, लोग पीटीआई के टेन्योर को भूलना शुरू हो जाएंगे। और यही है वो नाइटमेयर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नज़र आ रहा है। और वो ये चाहते हैं कि इस मामले को पहले दिन से ही मुतनाज़ा बना दिया जाए और इस हद तक इसमें शिद्दत लाई जाए कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है मंडे को, यानी कल, उसके लिए जो गवर्नेंस है और उसके लिए जो पार्लियामेंट को चलाना है वो मुश्किल बन जाए। और ये जो सियासत है ये ईवान से निकलकर सड़कों पे आ जाए, ये उनका राइट है 100%। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सड़कों पर सियासत करने का मुकम्मल हक है, जिस तरीके से अपोजिशन की दूसरी जमातों को हक है। असम्बली में रहना या ना रहना ये उनका फ़ैसला है और वो अपना फ़ैसला करने में मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हैं, ये उनकी आज़ादी है। लेकिन इस्तीफ़ों के फ़ैसले को शहबाज शरीफ साहब के साथ जोड़ देना किसी भी हद तक कोई मेरी समझ में नहीं आती ये बात। अलबत्ता जो तरीक़ाकार है और जो तरीक़ाकार उन्होंने अडॉप्ट भी किया, तरीक़ाकार उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि आज नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट से 4 नॉमिनेशन पेपर्स वसूल किए गए और पीटीआई ने अपनी कोर कमेटी के इजलास में इस बात का भी फ़ैसला किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कायदे-ए-ईवान का इंतखाब लड़ेंगे और उनकी तरफ से 4 नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो वो फाइल किए जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल भी कर दिए गए। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल कर दिए गए हैं और उनके ऊपर जो पीटीआई के वकील हैं बाबर अवान साहब, उनकी तरफ से एतराज़ात भी दाखिल कर दिए गए हैं। और उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर मुकदमात हैं। आर्टिकल 233 कागजात नामजदगी को मंजूर करने या मुस्तरद करने की का 3 जगह पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको इख्तियार देता है और उनका ये मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के कागजात को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, 16 अरब रुपए की टीटीज़ का इल्ज़ाम है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब इस मनसब पर यानी वज़ारत उज़्मा के या कायदे-ए-ईवान के मनसब पर फायज़ होने के हक़दार नहीं हैं। ये इस तरह के उन्होंने एतराज़ात बाबर अवान साहब ने पेश किए हैं। अब मैं आपको ज़रा माजी में थोड़ा सा कुछ अरसा पीछे लेकर जाता हूँ। 4 साल पहले जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही थी और उस वक़्त इमरान खान साहब ने बतौर कायदे-ए-ईवान अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे। तो उस वक़्त जिस वक़्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे उनके ऊपर भी 4 मुकदमात थे और उन 4 में से 3 मुकदमात में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी, जिसमें से सबसे बड़ा जो मुकदमा था वो दहशत गर्दी का उनके ऊपर 780A का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, यानी पार्लियामेंट पर हमला और पीटीवी के ऊपर हमला। इसके ऊपर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के कागजात ना सिर्फ मंजूर हुए बल्कि वो 3.25 साल तक इस मुल्क के हुक्मरान भी रहे। यानी यहाँ पर भी वही असूल लागू होता है जो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब पर लागू करना चाहते हैं, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इल्ज़ाम ही रहता है जब तक उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से साबित न कर दिया जाए और उसको मुजरिम डिक्लेयर न कर दिया जाए। अब अगर शहबाज शरीफ साहब, बल्कि यहाँ पे मैं ये भी आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो पीटीवी वाला मुकदमा है, ये पार्लियामेंट वाला मुकदमा है, इसकी जो समाअत है वो जब वो अपोजिशन में थे तब भी जारी रही, जब वो हुकूमत में है तब भी जारी रही और इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर अपने बयानात भी रिकॉर्ड कराए और उसके बाद उनको इस मुकदमे से बरी किया गया। इसका मतलब ये है कि एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर आपको रहते हुए काम करना है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस प्रोसीजर से ख़ुद फ़ायदा उठाया उसी प्रोसीजर्स के तहत वो शहबाज शरीफ साहब को फ़ायदा उठाने की इजाज़त देने पर रजामंद नहीं है, क्योंकि मतमए नज़र कानून की हुक्मरानी नहीं है। मतमए नज़र एक सियासी बहरान को पैदा करना है और डे फर्स्ट से पैदा करना है ताकि नई हुकूमत को ऐसे मसाइल से दोचार कर दिया जाए जिसको वो अपनी गवर्नेंस और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए काबू में न ले आए, और इसीलिए ये सारे का सारा मैस क्रिएट किया जाता है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि कागजात के नामजदगी के ऊपर एतराज़ात दाखिल कराए जाएँ। बिल्कुल आपका हक़ है, आपको दाखिल करने चाहिए एतराज़ात। अगर स्पीकर ऑफिस या स्पीकर सेक्रेटेरिएट उसको मुस्तरद कर देता है तो उसकी दूसरी रेमेडी भी मौजूद है। उन कागजात के नामजदगी पर जो एतराज़ात हैं या कागजात नामजदगी की जो मंजूरी है उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है, वहाँ से रेमेडी ली जा सकती है। लेकिन ऐसा भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मतलब मसला है
پولیٹیسائزنگ کا اور یہ جو ٹائم ہے اس کو یوز کرنا تاکہ رمضان کے فوری بعد ایک مومنٹم بنایا جا سکے سڑکوں پر آنے کا اور احتجاجی تحریک چلانے کا. اور عمران خان صاحب یقینی طور پر اس کی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایک احتجاجی تحریک چلا سکے. دوسرا پہلو اس ساری گفتگو کا وہ ہے خط. اور آج بھی کور کمیٹی کے اجلاس میں اس حوالے سے بڑی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اس پر بات بھی ہوئی کہ جناب وہ خط جو ہے وہ پہنچا دیا گیا پاکستان کی مقتدر شخصیات کے پاس اور اب ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس خط کی روشنی میں پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کا جائزہ لیں. اور یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کے اوپر بھی جو ایک اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یا نئے قائد ایوان کا انتخاب ہے یہ بھی اسی فورن کانسپریسی کا ایک حصہ ہے, لہٰذا فورن کانسپریسی کا حصہ بننے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے جس کے اندر اس بات کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو خط کانسپریسی ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کی یا تو اس کا خود اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے سارے پونز اینڈ کونس دیکھے, ادروائز کسی بھی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے اس کے پاس اس سارے معاملے کو ریفر کیا جائے تاکہ اس خط والے معاملے کی ایک مرتبہ تھورولی انویسٹیگیشنز ہو جائے اور ذمہ داروں کا تعین کر دیا جائے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ منڈے کو یعنی کل اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کرنے جا رہی ہے اور وہ دیکھنے جا رہی ہے کہ اس خط کانسپریسی کا یہ جو اونٹ ہے اس کو کس کروٹ لے کے جانا ہے, کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کو مکمل طور پر ہانٹ کرتا رہے گا, اس کو تنگ کرتا رہے گا اور اسی کے ذریعے جو انتخابی مہم چلنے جا رہی ہے پاکستان میں یا جو احتجاجی کیمپین عمران خان صاحب لے کے آ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں تو وہ اس کا ایک ٹول نہ بنے, لوگوں کے ذہن کو خراب نہ کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو بھی اب سیٹل کرنے کی کسی نہ کسی لیول پر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور اس ضمن میں آگے بھی بڑھا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم سبکدوشی کے بعد, کیونکہ یہ بھی کریڈٹ نہیں کہنا چاہیے اصولی طور پر, عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا. کیونکہ ماضی میں جب بھی ایسا ہوا کسی بھی خلاف یا تو تحریک عدم اعتماد آئی, بینظیر صاحبہ کے خلاف آئی تھی, شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی تھی, وہ ناکام ہو گئی تھی. عمران خان صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کو اقتدار سے الگ کیا گیا باضابطہ طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. اب اس صورتحال میں جس طریقے سے کل باتیں چل رہی تھیں, جس طریقے سے کل مختلف خبریں چل رہی تھیں جن کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی کیا تھا, کچھ تلخیوں کی اور کچھ دیگر معاملات کی, تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب آج کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد کور کمیٹی میں ہونے والے جو اہم ترین فیصلے ہیں اس پر خود بھی جو میڈیا ہے اس کو اعتماد ملے گی, کیونکہ ماضی کے اندر تو عمران خان صاحب میڈیا کی ڈارلنگ رہے ہیں, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیا نے جس قدر کوریج عمران خان صاحب کو دی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی, اور عمران خان صاحب یقینی طور پر اگر ان کو اپنی یہ کیمپین چلانی ہے تو ایک مرتبہ پھر ان کو میڈیا کی ضرورت پڑے گی, اور میڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر تو مجھے خاصے خراب نظر آ رہے ہیں, وہاں پر ان کے لیے کوئی سپیس ان کے لیے خاصی حد تک کم ہو گئی ہے. البتہ ان کو آج آنا چاہیے تھا خود, تاکہ وہ جو بہت ساری چہ مگوئیاں چل رہی تھیں نشانات والی یا اس قسم والی دیگر, اس کا بھی کلا کما ہوتا اور وہ خود آ کے یہ بتاتے کہ جناب یہ جو باتیں مختلف جگہوں پر چل رہی ہیں کہ کل رات کو کیا ہوا یہ سب کچھ جھوٹ ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ جناب کل وہاں پر بہت کچھ ہوا تھا. تو اگر عمران خان صاحب خود آ جاتے میڈیا کے سامنے, خود آ کر اپنے فیصلوں کا اعلان کرتے, تو اس کے نتیجے میں یہ بہت ساری جو رومرز چل رہی ہیں, یہ جو خبریں گرم ہیں, ان کا بھی تدارک ہو جاتا اور پتہ چلتا کہ کل جو ایوان وزیر اعظم ہے وہاں پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے سامنے. البتہ کور کمیٹی کے اجلاس میں جو ساری صورتحال تھی کل کی, اور اسپیشلی فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد سے لے کر اسپیکر اسد قیصر کے استعفے تک اور اس کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب تک, اس ساری کی ساری صورتحال پر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا, اور عمران خان صاحب نے اپنی جو کچن کیبنٹ ہے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. اب یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے جناب پی ٹی آئی کی قیادت کی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے مختلف اضلاع میں
जलसों का बंदोबस्त करें और मुमकिन तौर पर ये जो रमज़ान है इसके अवाइल में ही या इसके अवाखिर में ही इस सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा और इमरान खान साहब जलसों के ज़रिए एक अपनी मुहिम बनाएंगे मुख्तलिफ़ अजला से, और उसके बाद फिर रमज़ान के बाद वो अपनी कैंपेन को आगे लेके चलेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस्तीफ़े, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था। अब ये जो इस्तीफ़ों वाला कार्ड इमरान खान साहब खेलने जा रहे हैं, ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ों का कार्ड खेला हो। आपको याद है जब वो कंटेनर पॉलिटिक्स करते थे तब भी उन्होंने इस्तीफ़ों का कार्ड खेला था। उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए थे नेशनल असम्बली में, और उस वक्त के जो स्पीकर थे सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने उनके इस्तीफ़ों को टोकरी में रखा था, उनको मंजूर नहीं किया था। और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म किया था तो वो ना सिर्फ वापस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गए थे, बल्कि इस दौरान जितने अरसा वो गैर हाज़िर रहे थे, पीटीआई के तमाम जो एमएनएस थे उन्होंने अपने टीएडीए के तमाम बिल्स वसूल भी किए थे। अब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब यही कार्ड खेलने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि एक ऐसी जमात जो इक़्तिदार में रह चुकी हो, एक ऐसी जमात जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तखरीब का शिकार हो, एक ऐसी जमात जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप बन चुके हों, एक ऐसी जमात जिसमें से 22 अरकान ने अपना एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हो, वो क्या इस्तीफ़ों के ज़रिए कोई इम्पैक्ट डालने की पोजीशन में है? क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाली पार्लियामेंट्री पार्टी की आखिरी मीटिंग में 98 यानी 98 अरकान असम्बली ने शिरकत की थी, और आज उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग अंदर कितने अरकान शिरकत करते हैं इसका तो अंदाज़ा रात को ही होगा। लेकिन देखना यह है कि कितने अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कार्ड अगर कैलकुलेशन के बगैर खेलेंगे तो इसका उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और ये तासुर बनेगा कि यार इनकी अपनी पार्टी बहुत हद तक वीक हो चुकी है। और इमरान खान साहब इस तासुर को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जनाब ये मेरे बंदे फिर तोड़ लें, लेकिन सूरत हाल इस हवाले से गंभीर है उनके लिए, और ये पहला सेटबैक उनको हो सकता है। अगर 98 की बजाय 40 लोगों ने इस्तीफ़े दिए या 50 लोगों ने इस्तीफ़े दिए या 60 लोगों ने इस्तीफ़े दिए, ये एक सेटबैक आएगा, और उसके बाद इस्तीफ़ों की मंजूरी का प्रोसेस भी डिले का शिकार होगा। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली हुकूमत फौरी तौर पर अगले 2.5-3 महीने के अंदर कोई असम्बली की किसी भी सीट को खाली रखने का ऐलान कर पाएगी। वो ऐसा नहीं करेंगे। असम्बली के इस्तीफ़ों को उनके मंजूरी के लिए जिस तरीके से माजी में इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए थे 2013 के बाद, इसी तरीके से इस मरतबा भी ताख़ीरी हरबे ही इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि फौरी तौर पर एक जो नेशनल असम्बली के अंदर या जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो आने वाली हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं काबिल कबूल सूरत हाल नहीं होगी, और वो नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पर ही उनकी असम्बली ये जो भी बनने जा रही है, जो हुकूमत बनने जा रही है, उसको एक फौरी तौर पर एक ऐसे इंतखाबी चैलेंज का सामना करना पड़े। वो डेलिबरेटली भी इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो चूँकि अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो अटैकिंग पॉलिटिक्स करते हैं, वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोबिलाइज़ करने की पोजीशन में वो हमेशा से रहते हैं। उनका सोशल मीडिया विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा वो अपने इसी जो हथियार हैं इनको ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि ये इस्तीफ़ों के कार्ड को भी आने वाली हुकूमत के लिए एक थ्रेट के तौर पर यूज़ करेंगे और इससे अपने लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि उनके ये वाले जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब होती है या नाकाम। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।